जी, नमस्कार। रू स्टडी में आपका स्वागत है। एमपीएफएसओ 2025 यूनिट 2 खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीवों की जिसमें सामान्य विशेषताएं, वर्गीकरण, आकृति विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, विकास, पोषण और प्रजनन, माइक्रोबियल वृद्धि। अगले टॉपिक्स में रहेंगे खाद्य विषाक्तता और खाद्य जनित रोग, खाद्य विषाक्त पदार्थ, सूक्ष्म जीवों को पता लगाने में तीव्र विधियां, खाद्य किण्वनय, किण्वित खाद्य उत्पाद और पेय पदार्थ, खाद्य विशिष्ट खाद्य समूह में जैसे दूध, दूध उत्पाद, मांस, पोल्ट्री, मछली, अनाज, दालें, तेल, फल, सब्जियां, डिब्बाबंद खाद्य उत्पाद का भोजन पदार्थों का खराब होना। माइक्रोबियल तकनीक, सूक्ष्म जीवों के जिसमें प्रकार, उनकी आकृति विज्ञान, कल्चर, मीडिया की तैयारी, एसपीसी, टीपीसी आदि शामिल रहने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं हम हमारी क्लास की ओर। सर्वप्रथम सूक्ष्म जीवों की सामान्य विशेषताएं, वर्गीकरण, आकृति विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, विकास, पोषण और प्रजनन, माइक्रोबियल वृद्धि। सूक्ष्म जीव कहते किसे हैं? तो सबसे पहले देख लीजिए, सूक्ष्म जीव जीवित जीव है जो व्यक्तिगत रूप से इतने छोटे होते हैं कि नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। सूक्ष्म जीवों के लिए उपयोग की जाने वाली माप की इकाई माइक्रोमीटर है। 1 माइक्रोमीटर बराबर 0.001 मिलीमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 0.001 UMI। सूक्ष्म जीव हर जगह पाए जाते हैं, सर्वव्यापी है और हमारे ग्रह की कई जीवन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। खाद्य उद्योग के संबंध में वे खराब होने के कारण बन सकते हैं, किण्वन के माध्यम से खराब होने से रोक सकते हैं या मानव बीमारी का कारण बन सकते हैं। व्यापक रूप से उन्हें दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात प्रोकैरियोट्स यानी नाभिक से पहले और यूकैरियोट्स यानी कि सच्चा नाभिक। जिसमें वास्तविक नाभिक होता है वो यूकैरियोट्स होते हैं, जिनमें नाभिक रहता ही नहीं था, वो कहलाते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया और आर्किया शामिल है और उनके पास एक साधारण बनावट होती है जिसमें उपकोशिकीय ऑर्गेनेल नहीं होते। दूसरी ओर यूकैरियोटिक जीवों में एक जटिल सेलुलर संरचना होती है और उनमें झिल्लीबद्ध ऑर्गेनेल होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी। ठीक है। शैवाल, कवक, ईस्ट और प्रोटोजोआ इस समूह में शामिल है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सूक्ष्म जीवों की सामान्य विशेषताएं, जिसमें बैक्टीरिया की विशेषताएं। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक जीव है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। एक कोश की यानी बैक्टीरिया एकल कोशिका वाले जीव है। आकारों की विविधता, बैक्टीरिया विभिन्न आकार प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि गोलाकार, छड़ के आकार, सर्पिल। भोजन की अ, बातें करें तो भोजन की आदतों के अंतर्गत बैक्टीरिया में परजीवी, सेप्रोफिटिक और ऑटोट्रोफिक सहित विविध भोजन आदतें होती हैं। प्रजनन, बैक्टीरिया द्विखंडन द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। गैसीय आवश्यकताएं, तो बैक्टीरिया को एरोबिक यानी कि ऊर्जा निष्कर्षण के लिए जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो कहलाते हैं एरोबिक। ठीक है। या एनारोबिक, ऊर्जा प्रक्रियाओं के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता जिन्हें नहीं होती उन्हें एनारोबिक कहते हैं, के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। गतिशीलता, कुछ बैक्टीरिया गतिशील होते हैं, फ्लैगेला के माध्यम से गति करने में सक्षम होते हैं, जबकि अन्य गैर गतिशील होते हैं। विभेदन की बात करें तो बैक्टीरिया को ग्राम स्टेन जैसे स्टेनिंग प्रतिक्रियाओं का उपयोग करके पहचाना जा सकता है। कॉलोनियों में विकास, तो बैक्टीरिया ठोस मीडिया पर कॉलोनियों नामक समूह में बढ़ते हैं। वायरस की विशेषताएं करें तो आकार, वायरस अल्ट्रामास्कोपिक होते हैं। संरचना की बात करें तो वायरस न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं जो एक प्रोटीन कोट में लिपटे होते हैं। जीनोम, वायरस में डीएनए आरएनए हो सकता है लेकिन दोनों नहीं होते, एक ही होगा, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। समरूपता की बात करें तो वायरस में हेलिकल या आइसोसेडहेल समरूपता पाई जाती है या पा हो सकती है। स्पाइक्स, वायरस में ग्लाइकोप्रोटीन अनुमान होते हैं जिन्हें स्पाइक्स कहा जाता है, जो उन्हें मेजबान कोशिकाओं में जुड़ने में मदद करते हैं। संलग्नक, वायरस मेजबान कोशिकाओं की सतह पर विशिष्ट रिसेप्टर से जुड़ते हैं। परजीवीवाद, वायरस बाध्य इंट्रासेल्युलर परजीवी होते हैं जिसका अर्थ है उन्हें जीवित रहने और प्रजनन के लिए मेजबान कोशिका को संक्रमित करना होगा। प्रजनन, वायरस प्रतिकृति के लिए लिटिक लाइसोजेनिक चक्र का उपयोग करते हैं लेकिन वह अपने आप प्रतिकृति नहीं कर सकते। निष्क्रियता, वायरस मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। विशिष्टता की बात करें तो वायरस एक विशेष जीव या अंग के लिए विशिष्ट होते हैं। उत्परिवर्तन, वायरस उत्परिवर्तन से गुजर सकते हैं। क्रिस्टलीकरण, वायरस को क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है और वे अपने क्रिस्टलीय रूप में भी संक्रामक रहते हैं।
आपको बिल्कुल ये लैंग्वेज टफ लग रही होगी, लेकिन एफएसओ एमपीपीएससी द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपका क्वेश्चन पूछने का लेवल भी थोड़ा सा टफ रहने वाला है। इसलिए लैंग्वेज पर ध्यान न दे, कंप्लीट पढ़ते रहे, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं हम कवक की विशेषताएं। कवक यूकेरियोटिक जीव है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कवक किस प्रकार का जीव है, तो यूकेरियोटिक। इसमें निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय। कुछ कवक एक कोशिकीय होते हैं, जबकि अधिकांश बहुकोशिकीय होते हैं। भोजन की आदतें। कवक अपने भोजन व्यवहार में या तो परजीवी या सेप्रोफिटिक होते हैं। प्रजनन की बात करें तो कवक यौन या अलैंगिक रूप से प्रजनन कर सकते हैं। अलैंगिक प्रजनन आमतौर पर बीजाणुओं के माध्यम से या कभी-कभी फ्लैगेलेट गतिशील कोशिकाओं के माध्यम से होता है। कॉलोनियों में विकास। कवक ठोस मीडिया पर कॉलोनियों में बढ़ते हैं। प्रोटोजोआ की विशेषताएं देखें तो आकार कैसा होता है, तो प्रोटोजोआ सूक्ष्म होते हैं। मनुष्यों में अधिकांश परजीवी प्रोटोजोआ आकार में 50 माइक्रोन से कम होते हैं। कोशिका संरचना। प्रोटोजोआ में कोशिका भित्ति नहीं होती है, यह और एक अच्छी तरह से परिभाषित नाभिक होता है। उनके पास एक प्लाज्मा झिल्ली होती है जो साइटोप्लाज्म और अन्य संरचनाओं को घेरती है। आवागमन की बात करें तो प्रोटोजोआ में शिलिया, फ्लैगेला या फ्लैजेला भी बोल सकते हैं, और स्यूडोपीडिया जैसी लोकोमोटरी संरचनाएं होती हैं। ऑर्गेनल की बात करें तो प्रोटोजोआ में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम जैसे ऑर्गेनल होते हैं। प्रजनन। प्रोटोजोआ द्विखंडन बाइंडिंग। इसकी इसकी जो गोनी द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। कुछ प्रोटोजोआ यौन रूप से भी प्रजनन कर सकते हैं। आवास की बात करें तो प्रोटोजोआ ताजे खारे पानी में या साथ मिट्टी कई गर्म झरनों, हाइपरस्लाइन झीलों में पाए जाते हैं। भोजन की बात करें तो कुछ प्रोटोजोआ में भोजन ग्रहण करने के लिए साइटोस्टोम होते हैं। ऑस्मोर्गुलेशन यानी कि प्रोटोजोआ में केंद्रीय रिक्तिकाएं होती हैं जो अतिरिक्त पानी को निकालती हैं। अब देखते हैं हम सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। सूक्ष्म जीवों को विभिन्न कारकों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें वृद्धि के लिए तापमान और ऑक्सीजन की आवश्यकताएं शामिल है। वृद्धि के लिए तापमान के आधार पर वर्गीकरण देख लेते हैं, तो सबसे पहले होता है थर्मोफिलिक। वृद्धि और अस्तित्व के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, लगभग 45 से 65 डिग्री सेल्सियस। थर्मोड्यूरिक की बात करें तो उच्च तापमान पर जो बैक्टीरिया नहीं बढ़ते, सूक्ष्म जीव नहीं बढ़ते, लेकिन उनमें जीवित रह सकते हैं। ठीक है, उनका जो बढ़ने का रहता है, ग्रोथ रहती है, वो रुक जाती है, लेकिन जीवन बाकी रहता है। मेसोफिल की बात करें तो मध्यम तापमान पर सबसे अच्छा बढ़ता है। इष्टतम तापमान होता है 20 से 50 डिग्री सेल्सियस। साइक्रोफिलिक कम तापमान पर पनपते हैं। इनका तापमान होता है 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे। साइक्रोड्यूरिक कम तापमान पर नहीं बढ़ते, लेकिन उनमें जीवित रह सकते हैं। ठीक है, थर्मोफिलिक देख लेना, थर्मोड्यूरिक, मेसोफिलिक, साइक्रोफिलिक और साइक्रोड्यूरिक। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखने वाली हैं जो आपको याद रखना है। जल गतिविधि यानी एडब्ल्यू आवश्यकता के आधार पर वर्गीकरण। तो सामान्य तौर पर बैक्टीरिया को ईस्ट की तुलना में अधिक नमी की आवश्यकता होती है, और ईस्ट को मोल्ड की तुलना में अधिक नमी की आवश्यकता होती है। ठीक है, माइक्रोबियल वृद्धि के लिए आवश्यक न्यूनतम जल गतिविधि एडब्ल्यू इस प्रकार है, जिसमें आता है हेलोफिलिक बैक्टीरिया, ऑस्मोफिलिकिस्ट और जेरोफिलिक कवक। इसके अंतर्गत कैसे देखते हैं, तो हेलोफिलिक बैक्टीरिया यानी कि उच्च नमक के घोल में बढ़ते हैं, उन्हें हेलोफिलिक बैक्टीरिया कहा जाता है। ऑस्मोफिलिकिस्ट यह उच्च चीनी सांद्रता में पनपते हैं, यानी कि इन्हें चीनी सांद्रता में ही पनपने की जो रहती है प्रोसेस होती है। जेरोफिलिक कवक बहुत कम जल गतिविधि वाले वातावरण में बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं वृद्धि के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें बाध्य एरोब होता है, बाध्य एनारोब होता है, वैकल्पिक एनारोब होता है और माइक्रो एरोफिलिक होता है। बाध्य एरोब वृद्धि और गुणन के लिए जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उदाहरण होता है मोल्ड। ठीक है, बाध्य एनारोब की बात करें तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सख्ती से बढ़ते हैं। वैकल्पिक एनारोब ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में बढ़ सकते हैं, उदाहरण होता है इस्ट। माइक्रो एरोफिलिक बहुत कम ऑक्सीजन स्तर वाले वातावरण में बढ़ते हैं, कम ऑक्सीकरण घटाव क्षमता। पोषक तत्व क्षरण क्षमता के आधार पर वर्गीकरण प्रोटियोलिटिक सूक्ष्म जीव, जिसमें क्या होता है, जिसमें बाह्य प्रोटीनोस का उपयोग करके प्रोटीन को तोड़ने में सक्षम बनाता है। ठीक है, लिपो लिपोलिटिक सूक्ष्मजीव वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में हाइड्रोलाइज करने को प्रेरित करते हैं।
सैक्रोलिटिक सूक्ष्मजीव क्या होते हैं? तो डिसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड को सरल शर्करा में हाइड्रोलाइज करते हैं। पैक्टिनोलिटिक सूक्ष्मजीव पैक्टिन को तोड़ते हैं। पौधों में एक संरचनात्मक कार्बोहाइड्रेट। अब बात करते हैं स्टेनिंग गुणों के आधार पर वर्गीकरण। मोस्ट एमपी होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम स्टेन परीक्षण के बाद बैंगनी रंग के दाग कोशिका भित्ति मुख्य रूप से पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। ग्राम नेगेटिव ग्राम स्टेन परीक्षण के बाद बैंगनी रंग का दाग नहीं रखते हैं, ये ग्राम नेगेटिव कहलाते हैं। और कोशिका भित्ति मुख्य रूप से लिपोपॉलीसेकेराइड से बनी होती है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो पूछे जाते हैं वही आपको बताया जा रहा है। बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया सूक्ष्म एकल कोशिका वाले प्रोकैरियोटिक जीव हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और मानव स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। बैक्टीरिया दुनिया भर में पाए जा सकते हैं, जिनमें पहाड़ों की चोटी, महासागरों की गहरी खाइयां शामिल हैं। वे हमारे शरीर में भी मौजूद होते हैं, जैसे कि मुंह, त्वचा, पाचन तंत्र, प्रजनन प्रणाली, मूत्र पथ में। बैक्टीरिया मनुष्य के लिए हानिकारक और उपयोगी दोनों हो सकते हैं। बैक्टीरिया की संरचना और आकृति विज्ञान। तो प्रोकैरियोटिक जीव होने के नाते बैक्टीरिया में एक सच्चा नाभिक नहीं होता है। उनमें माइटोकॉन्ड्रिया जैसे झिल्ली ऑर्गेनल भी नहीं होते हैं। एक जीवाणु की मूल संरचना इस प्रकार है। कैप्सूल कुछ जीवाणु कोशिकाओं के चारों ओर। यह मोटी संरचनात्मक जिलेटिन परत बैक्टीरिया के विषैलापन से संबंधित है। उदाहरण डिप्लोकोकस न्यूमोनी में कैप्सूल का निर्माण। ठीक है। कोशिका भित्ति की बात करें तो कठोर बाहरी परत कोशिकाओं को आकार सुरक्षा प्रदान करती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन की एक मोटी परत होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक बाहरी झिल्ली के साथ एक पतली परत होती है। साइटोप्लाज्मिक झिल्ली यह भीतरी परत साइटोप्लाज्म को घेर लेती है और कोशिका के अंदर और बाहर अणुओं के प्रवाह को नियंत्रित करती है। यह विभिन्न सेलुलर प्रक्रियाओं का भी घर है। साइटोप्लाज्म यह अर्ध तरल पदार्थ विभिन्न सेलुलर संरचनाओं को धारण करता है। बैक्टीरिया की लगभग सभी सेलुलर प्रक्रियाओं में साइटोप्लाज्म में होती है। न्यूक्लियोइड की बात करें तो नाभिक के बजाय बैक्टीरिया में एक न्यूक्लियोइड होता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां आनुवंशिक सामग्री डीएनए रहती है। न्यूक्लियोइड के अंदर राइबोसोम ये साइटोप्लाज्म में मौजूद छोटे कण होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण के केंद्र होते हैं। रिक्तिकाओं की बात करें तो साइटोप्लाज्म के भीतर मौजूद तरल युक्त गुहाएं होती हैं। ग्लाइकोजन और वॉल्यूटिन कण ये साइटोप्लाज्म के भीतर मौजूद संग्रहित भोजन कण होते हैं। फ्लैजेला और पीली ये बाहरी उपांग है जो क्रमशः गति और आसंजन में सहायता करते हैं। फ्लैगेला या फ्लैजेला लंबी चाबुक जैसी संरचनाएं होती हैं, जबकि पीली छोटे बालों जैसी प्रक्षेपण होती है। एंडोस्पोर्स की बात करें तो एनाएरोबिक या एनाएरोबैक्टर बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, हेलियोबैक्टीरियम आदि कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया साइटोप्लाज्म के भीतर निष्क्रिय यानी पता लगाने योग्य चयापचय के बिना संरचनाएं बना सकते हैं, जिन्हें एंडोस्पर्स के रूप में जाना जाता है। वे अत्यधिक रासायनिक और भौतिक तनाव से बच सकते हैं। वे बैसिलस एंथ्रेसिस द्वारा एंथ्रेक्स और क्लोस्ट्रिडियम टेटोनी द्वारा टेटनस जैसा रोग पैदा कर सकते हैं। बायोफिल्स बैक्टीरिया अक्सर सतह पर घने समूह बनाते हैं, जिन्हें बायोफिल्स कहा जाता है। बायोफिल्स के बड़े संरचनाओं को माइक्रोबियल मेट कहा जाता है। बैक्टीरिया का वर्गीकरण। तो वैज्ञानिकों द्वारा बैक्टीरिया को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। एक होता है टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियल सेप्स यानी कि आकार के आधार पर मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स क्या होते हैं? तो एक होता है स्पेयर्स और बॉल शेप्ड, फॉर एग्जांपल माइक्रोकुकी और नेसेरिया। ठीक है। बॉल यानी कि गोलाकार, ठीक है, वो होता है। कोकस का आकार ये आप देख सकते हैं कोकस किस प्रकार से दिखता है। ठीक है। इसमें माइक्रोकुकी आता है। रोड शेप्ड यानी कि छड़नुमा बैक्टीरिया वो होते हैं माइक्रोबेसिली या डिप्लोबेसिली। ठीक है। स्पाइरल्स होते हैं और हेलिक्सेस, फॉर एग्जांपल होता है विब्रियो। विब्रियो स्पाइरल्स होते हैं। ठीक है। स्पाइरोचेट्स भी होते हैं ईटीसी। अब यूजिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का यूज करने के आधार पर एरोबिक होते हैं, एनारोबिक होते हैं, अभी पढ़ा, और फैसिलिटेटिव होते हैं। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं? एरोबिक, जिनके करने के लिए क्या बैक्टीरिया आर दैट नीड ऑक्सीजन टू लाइव एंड ग्रो, यानी कि उनकी वृद्धि और जीवन जीने के लिए जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो एरोबिक कहलाते हैं। जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती वो एनारोबिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपको याद रखना, एरोबिक क्या होता है? तो एरोबिक का होता है लैक्टोबैसिलस, ठीक है, नोकॉर्डिया, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस जिससे टीबी नामक रोग होता है। ठीक है। एरोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक क्या होते हैं? जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनके एग्जाम्पल होते हैं क्लोस्ट्रीडियम और बैक्टीरियोड्स। ठीक है। फैसिलिटिव के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो वो आते हैं
एंट्रोबैक्टीरिया, ठीक है, लाइव एंड ग्रोन विथआउट ऑक्सीजन, ठीक है, बैक्टीरिया दैट कैन लाइव एंड ग्रो विथ और विथआउट ऑक्सीजन, ठीक है, साथ में हो भी सकती ना भी हो सकती, दोनों के बीच का। सेल वॉल की बात करें तो बैक्टीरिया विथ थिक सेल वॉल्स कैन बी स्टेन बाय अप्लाइंग स्पेशल केमिकल स्टेन्स। वन कॉमन स्टेनिंग प्रोसेस इज ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। बैक्टीरिया का पोषण। बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए पानी, कार्बन स्रोत, नाइट्रोजन का स्रोत और कुछ अकार्बनिक लवण जैसे न्यूनतम पोषण आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है। फोटो ऑटोट्रोप, जो बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण करते हैं इन्हें फोटो ऑटोट्रोप कहा जाता है। उदाहरण साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया। केमो ऑटोट्रोप क्या होते हैं? जो बैक्टीरिया रासायनिक प्रतिक्रियाओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं उन्हें केमो ऑटोट्रोप कहा जाता है। उदाहरण होता है थर्मो डेल्स्फो बैक्टीरियोटा, एंट्रोबैक्टीरियासी आदि। हेट्रोट्रोप क्या होता है? तो कुछ बैक्टीरिया अपने स्वयं के मेटाबोलाइट्स को संश्लेषित करने में असमर्थ होते हैं, वे मीडिया में या अपने मेजबानों से कार्बनिक यौगिकों पर निर्भर होते हैं, उन्हें हेट्रोट्रोप कहा जाता है। कुछ बैक्टीरिया को केवल एक पोषक तत्व यानी कि ग्लूकोज की आवश्यकता हो सकती है, जबकि अन्य अमीनो एसिड्स, कोएंजाइम, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट या न्यूक्लियोटाइड जैसे अन्य यौगिकों की भी आवश्यकता हो सकती है। कुछ बिना बाहरी नाइट्रोजन स्रोत की आवश्यकता के बढ़ सकते हैं, जिन्हें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी कहा जाता है। बैक्टीरिया में प्रजनन की बात करें, बैक्टीरिया में प्रजनन अलैंगिक रूप से होता है, मुख्य रूप से अनुकूल परिस्थितियों में होने वाले ट्रांसवर्स बाइनरी विखंडन के माध्यम से। बाइनरी विखंडन, इस प्रक्रिया में जनन कोशिका लंबी होती है, कोशिका भित्ति के अंदर की ओर मुड़ती है और अनुप्रस्थ भित्ति बनती है, जो जनक कोशिकाओं को दो पुत्री कोशिकाओं से अलग करती है। प्रत्येक पुत्री कोशिका प्रक्रिया को दोहराती है। इस प्रकार लगभग हर 20 मिनट के बाद एक जीवाणु कोशिका अनुप्रस्थ विखंडन द्वारा दो भागों में या दो में विभाजित होती है। कभी कभी जीवाणु आबादी अल्कोहल या एसिड जैसे पदार्थों को उत्पादन करती है, जो उनके लिए विषाक्त होते हैं और प्रजनन की दर में कमी का कारण बनते हैं, जिसमें एक स्थिर आबादी होती है। अन्य तरीकों की बात करें तो बैक्टीरिया वनस्पति यानी बाइनरी विखंडन, बडिंग या विखंडन मोड के अलावा आनुवंशिक पुनर्संयोजन, परिवर्तन, ट्रांसडक्शन, संयुग्मन के माध्यम से प्रजनन भी करते हैं। बैक्टीरिया का महत्व, तो बैक्टीरिया के विविध क्षेत्रों में कई लाभ और अनुप्रयोग हैं। बैक्टीरिया के कुछ अनुप्रयोग और उपयोग इस प्रकार है। सहजीवी बैक्टीरिया जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन, कुछ पौधों फिलिया में राइजोस्पियर में रहने वाले बैक्टीरिया जड़ों के आसपास मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण एजोटोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया, एनाबेना और नॉनस्टॉक, एजोस्पिरिलम, राइजोबियम आदि। आंत की प्रतिरक्षा को बढ़ाता है। कुछ बैक्टीरिया मानव आंत में रहते हैं, आवश्यक विटामिन, फोलिक एसिड, बायोटीन, विटामिन आदि को संश्लेषित करके आंत की प्रतिरक्षा में योगदान करते हैं। इन बैक्टीरिया को फलस्वरूप प्रोबायोटिक्स के रूप में भी जाना जाता है। बैक्टीरिया का महत्व और हानिकारक प्रभाव देख लेते हैं। औद्योगिक अनुप्रयोग जिसमें खाद्य उद्योग, ठीक है, खाद्य उद्योग जिसमें बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस विभिन्न खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों के उत्पादन के लिए किण्वन प्रक्रिया में आवश्यक है, जिनमें ब्रेड, पनीर, ठीक है, सोक्रोट, किमची, अचार और कुछ प्रकार के सॉसेस शामिल हैं। वस्त्र उद्योग बैक्टीरिया से प्राप्त एंजाइमों का उपयोग वस्त्र उद्योग में डिसाइजिंग, स्कोवरिंग, कपड़ों की ब्लीचिंग जैसी प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है। पेपर और पल्प उद्योग में बैक्टीरिया का उपयोग पल्प और पेपर उद्योग में बायो ब्लीचिंग के लिए किया जाता है, जो पारंपरिक रासायनिक तरीकों की तुलना में पर्यावरणीय प्रभाव को कम करता है। सौंदर्य प्रसाधन बैक्टीरिया सौंदर्य प्रसाधनों में उपयोग की जाने वाली कुछ सामग्रियों के किण्वन में शामिल, जैसे कि हाइलोरोनिक एसिड और पेप्टाइड्स। कृषि और संबंध गतिविधियां जिसमें बैक्टीरिया का उपयोग बीटी कॉलन जैसे जीएम, ठीक है, फसलों के उत्पादन में किया जाता है, जिसमें जीन बैसिलस थुरिंगियोनेसिस, ठीक है, थुरिंगियोनेसिस से लिया गया है। कुछ बैक्टीरिया जैसे एक्टिनोबैक्टीरिया, एजोटोबैक्टर, राइजो या रोडोस्पिरलम, साइनोबैक्टीरिया का उपयोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है। कुछ बैक्टीरिया जैसे बैसिलस थुरिंगियोनेसिस का उपयोग बायोपेस्टिसाइड्स के रूप में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषक बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषक पिगमेंट जैसे कैरोटीनाइड, फाइकोबिडीन और विभिन्न प्रकार के क्लोरोफिल का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण में के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जो प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। जलीय कृषि में बैक्टीरिया का उपयोग प्रोबायोटिक्स के रूप में मछली के आंत
के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और समग्र वृद्धि को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैव उपचार की बात करें तो बैक्टीरिया का उपयोग मिट्टी और पानी में प्रदूषकों को साफ करने के लिए किया जाता है। वे तेल, कीटनाशक और भारी धातुओं जैसे दूषित पदार्थों को तोड़ सकते हैं, जिसमें पर्यावरण बहाली में योगदान होता है। बैक्टीरिया का उपयोग अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों में कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया पानी को पर्यावरण में वापस छोड़े जाने से पहले शुद्ध करने में मदद करती है। अब स्वास्थ्य में बात करें तो स्वास्थ्य में एस्चेरिचिया, ठीक है, एस्चेरिचिया कोली या ई कोली और अन्य कई जैसे बैक्टीरिया को संशोधित करके रिकॉम्बिनेट प्रोटीन, इंसुलिन, एंटीबायोटिक्स और अन्य बायोफार्मास्यूटिकल्स के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। बैक्टीरिया के टीकों के लिए एंटीजन का उत्पादन करने के लिए इंजीनियर किया जाता है, जो रिकॉम्बिनेंट टीकों की वृद्धि में योगदान करते हैं, जो दूसरों की तुलना में सुरक्षित और अधिक प्रभावी होते हैं। जैव ईंधन की बात करें तो बैक्टीरिया विशेष रूप से जीनस जाइमोनास और सैक्रोमाइसेस के उपभेद नवीनीकरण ईंधन बायोथेनॉल के उत्पादन के लिए शर्करा के किण्वन को उपयोग किए जाते हैं। आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुसंधान बैक्टीरिया आणविक जीव विज्ञान अनुसंधान में मौलिक उपकरण है। उनका उपयोग क्लोनिंग, प्लाज्मिड प्रसार यानी उदाहरण के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेम्फिसियस से टी प्लाज्मिड और प्रोटीन के उत्पादन के लिए मेजबान के रूप में किया जाता है। कई रिस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लीज और जीन एडिटिंग उपकरण यानी कि CRISPR Cas9 सहित बैक्टीरिया से प्राप्त किए गए। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस में उपयोग किए जाने वाले टेक पॉलीमरेज को थर्मस एक्वेटिक्स में प्राप्त किया जाता है। प्लास्टिक खाने वाले बैक्टीरिया आइडियोनेला सकाइएंसिस को जापान में प्लास्टिक खाने वाले बैक्टीरिया के रूप में खोजा गया था। नाम एक बार फिर से पढ़ लेना, आइडियोनेला सकाइएंसिस, ठीक है। यह जीवाणु प्लास्टिक के एक प्रकार को खाता है जिसे पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट यानी कि PET कहा जाता है, जो प्लास्टिक की बोतलों से प्राप्त होता है। यह पाचन एंजाइम उत्पन्न करता है जो PET को तोड़ने में सक्षम होता है। वैज्ञानिक आशावादी हैं यह बैक्टीरिया को वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया के हानिकारक प्रभाव, जहां से क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज्यादा रहने वाली है। रोग की बात करें तो कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं और बीमारी का कारण बन सकते हैं। वे हमारे शरीर में जल्दी से प्रजनन कर सकते हैं और जहर विषाक्त पदार्थों को छोड़ सकते हैं, जो संक्रमण का कारण बन सकते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया स्ट्रेप थ्रोट का कारण बनता है, जो स्ट्रेप्फिलोकोकस स्ट्रेप संक्रमण का कारण बनता है। अन्य जीवाणु रोग तपेदिक यानी कि TB, पर्ट्यूसिस यानी कि व्हूपिंग कफ आदि है। भोजन विषाक्तता की बात करें तो भोजन में मौजूद बैक्टीरियल टॉक्सिन्स भोजन विषाक्तता का कारण बन सकते हैं। इसमें मतली, उल्टी, पेट में तकलीफ, दस्त, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। उदाहरण का होता है स्टेफिलोकोकस ऑरियसिस, क्लास्ट्रोडियम बोटुलिनम, साल्मोनेला एंट्राइटिस आदि। भोजन का खराब होना और बर्बादी, दूध का खट्टा होना, सब्जियों और मांस का सड़ना कई सेप्रोट्रोफिक बैक्टीरिया के कारण होता है। उदाहरण के लिए ई कोली, स्पाइरोचेटा आदि। मिट्टी की उर्वरता की बात करें तो मिट्टी की उर्वरता में लिखा जाता है थियोबैसिलस डिनाइट्रिफिकन्स, माइक्रोकोकस डिनाइट्रिफिकन्स, स्यूडोमोनास, एरिगोनोसा जैसे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मिट्टी के नाइट्रेट्स और अमोनिया को मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं और इस प्रकार मिट्टी की उर्वरता को कम करते हैं। इससे अच्छा डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि बैक्टीरिया का हानिक प्रभाव या हानिकारक प्रभाव मिट्टी की उर्वरता में कमी लाना है। जैव आतंकवाद बैक्टीरिया व वायरस जैसे संक्रामक एजेंटों की 72 किस्मों को बायो वेपन्स के रूप में जैव आतंकवाद का कारण बन सकता है। एंथ्रेक्स और प्लेग का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध सहित कई युद्धों में किया गया। एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया वे बैक्टीरिया होते हैं जो एंटीबायोटिक की उपस्थिति में गुणा और जीवित रहने में सक्षम होते हैं, यानी कि ग्रोथ और लाइफ। कुछ बैक्टीरिया स्वाभाविक रूप से कुछ एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोधी होते हैं। उदाहरण के लिए बेंजाइल पेनिसिलिन का मानव पाचन तंत्र आंत में पाए जाने वाले अधिकांश जीवों पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। कुछ ने एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है, जिनका उपयोग कभी उनका इलाज करने के लिए किया जाता था। उदाहरण के लिए क्या होता है तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस, गोल्डन स्टेप या MRSA
और जैसे निशेरिया, गोनेरिया अब लगभग हमेशा बेंजाइल पेनिसिलिन के प्रतिरोधी होते हैं। एंटीबायोटिक प्रतिरोध के संबंध में मुख्य चिंता यह है कि कुछ बैक्टीरिया ने लगभग सभी आसानी से सुलभ एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है। इन बैक्टीरिया में गंभीर बीमारियों को प्रेरित करने की क्षमता होती है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करते हैं। उदाहरण के लिए होता है मेथिसिलिन। मेथिसिलिन क्या होता है? तो मेथिसिलिन होता है प्रतिरोधी स्टेफिलोकोकस ऑरियस, यानी कि SRSA, ठीक है, या MRSA, ठीक है। वेनकोमाइसिन प्रतिरोधी एंट्रोकोकस VRE, ठीक है। मल्टी ड्रग प्रतिरोधी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये भी होता है जिससे। कार्बापेनम प्रतिरोधी एंट्रोबैक्टीरियासी, आत बैक्टीरिया होता है। अब हम पढ़ते हैं वायरस। क्या होता है वायरस? वायरस परजीवी इकाइयां हैं जिनमें कोशिकाओं की कमी होती है, जो उन्हें किसी विशिष्ट राज्य के भीतर अवर्गीकृत बनाती हैं। वे उप सूक्ष्म संक्रामक एजेंट जो केवल जीवित जीवों की मेजबान कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृति कर सकते हैं। वे 20 से 400 nm, ठीक है, तक होते हैं और सभी जीवन रूपों मनुष्यों, जानवर, पौधे, बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं। वे पृथ्वी पर लगभग हर पारिस्थितिक तंत्र और वातावरण में पाया जाता है। ये होता है वायरस, ठीक है, आपको इमेज के माध्यम से दर्शाया गया है। हालांकि जीवित जीवों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, वायरस मेजबान कोशिकाओं के अंदर होने पर जैविक गुण प्रदर्शित करते हैं। इतिहास में कई घातक महामारियां जैसे चेचक, इन्फ्लुएंजा, HIV, एड्स, कोरोना वायरस आदि वायरस के कारण हुई। इसलिए वायरस की प्रकृति, संरचना और प्रतिकृति को समझना नैदानिक परीक्षण, टीके और एंटीवायरल दवाइयों के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक है। अगर कोरोना का नाम आया है, अगर आप लेक्चर बड़े ध्यान से देख रहे हैं तो कमेंट में आंसर कीजिए, कोरोना वायरस के दौरान पहला लॉकडाउन कब लगाया गया था? वायरस के बारे में, तो वायरस गैर कोशिकीय इकाइयां हैं जिनमें आनुवंशिक सामग्री होती है जो कैप्सिड नामक प्रोटीन कोट में संलग्न होती है। वायरल जीनोम आमतौर पर या तो RNA या DNA होता है। मेजबान के बाहर वायरस निष्क्रिय रहते हैं, यानी बिना किसी काम के, लेकिन एक बार मेजबान कोशिकाओं के अंदर वे खुद की प्रतियां बनाने के लिए कोशिका मशीनरी का उपयोग करते हैं। अक्सर मेजबान कोशिकाओं को नष्ट करता है, यानी कि जब तक कोशिका या वायरस कोशिका को कोई मीडियम माध्यम नहीं मिलता है तब तक निष्क्रिय होता है, और जैसे ही वो किसी माध्यम के माध्यम से कोशिका में प्रवेश करता है, जीवित के संपर्क में आता है, तो वो अपनी ग्रोथ करना चालू कर देता है, अपना काम दिखाना चालू करता है। वायरस की खोज की बात कर लेते हैं। वायरस की खोज बैक्टीरिया से छोटे रोग पैदा करने वाली इकाई की अवधारणा को पहली बार 1890 के दशक में परिकल्पित किया गया था। सन याद रखिएगा। मोजेक रोग की खोज 1892 में। दिमित्री इवानोव्स्की बताते हैं कि मोजेक रोग वाले तंबाकू के पौधों के रस जीवाणु निष्पंदन के बाद भी संक्रामक रहता है। वायरस शब्द 1898 मार्टिनस बेंजेरिक वायरस शब्द का परिचय देते हैं ताकि नए पहचाने गए घुलनशील और फिल्टर करने योग्य संक्रामक एजेंट का वर्णन किया जा सके। वायरस अध्ययन में प्रगति, यानी कि रोग जनन अनुसंधान के लिए पौधों और जानवरों में उगाए गए वायरस, वायरल कण की प्रकृति की पुष्टि, वेंडेल स्टेनली तंबाकू मोजेक वायरस को क्रिस्टलीकृत करते हैं। इसकी कण आकृति और लगातार संक्रामकता की पुष्टि करते हैं। तकनीकी प्रगति, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार ने वायरस के दृश्य को सक्षम किया। जीव रासायनिक विश्लेषण ने वायरल रासायनिक संरचना के निर्धारण की अनुमति दी। वायरस अलगाव और पता लगाने के तरीकों में सुधार के परिणाम स्वरूप कई महत्वपूर्ण मानव वायरस की खोज हुई। वायरस की संरचना की बात करें तो वायरस अद्वितीय परजीवी है जिन्हें पौधों, जानवरों, बैक्टीरिया के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। अपनी प्रजनन क्षमताओं के बावजूद वायरस जीवित जीव नहीं है। वे जीवित रहने के लिए मेजबान कोशिकाओं पर निर्भर होते हैं, यानी कि डिपेंड होते हैं किसी जीवित कोशिका पर। उनमें राइबोसोम और ऊर्जा प्रदान करने वाले तंत्र की कमी होती है जो प्रोटीन संश्लेषण और ऊर्जा के लिए मेजबान कोशिकाओं पर निर्भर होते हैं। वायरस आकार और संरचना में जबरदस्त विविधता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन कुछ सामान्य संरचनात्मक तत्व होते हैं। आनुवंशिक सामग्री, यह एकल स्टैंडर्ड DNA, डबल स्टैंडर्ड DNA, एकल स्टैंडर्ड RNA या डबल स्टैंडर्ड RNA हो सकता है। जीनोम का आकार छोटे वायरस के लिए कुछ हजार बेस से लेकर विशाल वायरस के लिए 10 लाख से अधिक बेस तक हो सकता है। कैप्सिड की बात करें तो यह जीनोम को घेरने वाली प्रोटीन की एक सुरक्षात्मक परत है जिसमें कैप्सोमेर सब यूनिट्स की कई प्रतियां होती हैं जो एक खोल बनाने के लिए कसकर व्यवस्थित होती हैं।
समरूपता के आधार पर कैप्सिड हेलिकल, आइसोसेलेड्रल या जटिल हो सकते हैं। लिफाफा की बात करें तो वायरस के कुछ समूह में लिपिड, प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन से बना एक झिल्ली लिफाफा होता है। लिफाफे मेजबान कोशिका झिल्ली से बडिंग द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ये वायरल प्रवेश और प्रतिरक्षा से बचाव में मध्यस्थता करते हैं। लिफाफा प्रोटीन या स्पाइक्स, लिफाफे से निकलने वाले ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स मेजबान कोशिकाओं से जुड़ने और प्रवेश करने में मदद करते हैं। इन्फ्लुएंजा और एचआईवी वायरस में स्पाइक संरचनाएं होती हैं। आकृति विज्ञान की बात करें तो उनकी आकृति विज्ञान के आधार पर वायरस को नग्न यानी कि आइकोसाहेड्रल लिफाफा, आइकोसाहेड्रल नग्न हेलिकल और लिफाफा हेलिकल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले बैक्टीरियोफेज सिर पूंछ संरचनाओं को प्रदर्शित करते हैं। डिफरेंस बिटवीन वायरस और बैक्टीरिया, ठीक है, एक तो पैरामीटर देखेंगे तो सबसे पहले होता है वायरस, उसके बाद देखेंगे बैक्टीरिया। ठीक है, वायरस और बैक्टीरिया को देखते हैं। सबसे पहला आता है टाइप। टाइप क्या होता है? तो टाइप होता है एसिलुलर, ठीक है, और बैक्टीरिया होता है यूनिसेलुलर, यानी कि वायरस एक कोशिकीय होता है और बैक्टीरिया में अनेक कोशिकाएं हो सकती हैं। वायरस के साइज की बात करें तो 20 to 400 नैनोमीटर यानी कि एनएम, ठीक है, 20 से लगाकर 400 एनएम होता है, जबकि बैक्टीरिया का साइज होता है 0.2 से लगाकर 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैप्सिड विथ जेनेटिक मटेरियल होता है। वायरस में क्या होता है? कैप्सिड विथ जेनेटिक मटेरियल, जबकि बैक्टीरिया में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और डीएनए पाया जाता है। रेप्लिकेशन की बात करें तो इसमें वायरस को रेप्लिकेट करने के लिए यानी कि अपनी संख्या या ग्रोथ करने के लिए किसी होस्ट सेल की जरूरत पड़ती है, जबकि बैक्टीरिया कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली यानी कि स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेट हो जाते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटी वायरल ड्रग्स लगते हैं वायरस के लिए, एंटी वायरल ड्रग्स, जबकि बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक्स ड्रग्स का उपयोग किया जाता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए। डिसीज कॉज्ड वायरस तो इसमें कोविड-19, इन्फ्लुएंजा वायरस, एचआईवी वायरस, स्मॉल पॉक्स, ये सब वायरस से फैले हैं। जबकि बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज कौन सी है? तो ट्यूबरक्लोसिस, न्यूमोनिया और टेटेनस, ठीक है। टीबी, न्यूमोनिया और टिटेनस एक बैक्टीरिया के माध्यम से होते हैं। आई होप डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखते हैं, थोड़ा फास्ट देखते हैं। पैरामीटर की बात करें वायरस और बैक्टीरिया, टाइप होता है सेल्यूलर, होता है यूनिसेल्यूलर, होता है एक कोश की, बहुकोश की, साइज 20 से 400 एन। बैक्टीरिया को होता है 0.2 से 10 माइक्रोमीटर। स्ट्रक्चर की बात करें तो कैप्सिड विथ जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस में, जबकि बैक्टीरिया में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, डीएनए पाया जाता है। रेप्लिकेशन की बात करें तो रिक्वायर होस्ट सेल यानी कि जीवित रहने के लिए होस्ट सेल की आवश्यकता होती है, ठीक है। होस्ट सेल की आवश्यकता किसमें होती है? जीवित रहने के लिए। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो एंटीवायरल ड्रग्स होता है और इधर करते हैं तो एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। डिसीज की बात करें तो कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, एचआईवी, स्मॉल पॉक्स, और उधर होता है टीबी, न्यूमोनिया और टिटेनस। अब हम बात करते हैं किसकी? वायरस के वर्गीकरण की। वायरस में वर्गीकरण के लिए कुछ ही तत्व होते हैं: वायरल जीनोम, कैप्सिड का प्रकार, लिफाफा वाले वायरस के लिए लिफाफा संरचना, संक्रमित मेजबान जीव, पशु वायरस, पादप वायरस, बैक्टीरियोफेज। संरचना के आधार पर वायरस को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: हेलिकल, लंबे सर्पिल कैप्सिड जैसे इन्फ्लुएंजा; इकोसाहेड्रल यानी कि 20 फलकों वाले बहुकोणीय कैप्सिड जैसे कि पेलियो या पोलियो वायरस; लिफाफा लिपिड बाइलेयर कैप्सिड को ढकता है जैसे एचआईवी और कोरोना वायरस; जटिल संरचनाएं जैसे बैक्टीरियोफेजेज, बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले वायरस। वायरल जीनोम में कैप्सिड के भीतर एक छोटी मात्रा में कसकर पैक किया जाता है। पशु वायरस में जीनोम का आकार 3000 से लगाकर 1 करोड़ न्यूक्लियोटाइड बेस तक होता है। न्यूक्लिक एसिड की प्रकृति की बात करें तो डीएनए वायरस, एडेनो वायरस, हर्पिस वायरस और हेपदनो वायरस; आरएनए वायरस जिसमें पिकोर्न वायरस, आर्थोमिक्सो वायरस और रैप्डो वायरस। वायरस को उनकी आनुवंशिक सामग्री के प्रकार के आधार पर बाल्टीमोर प्रणाली द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है। 7 समूह हैं, ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड डीएसडीएनए, एसएसडीएनए, डीएसडीएनए इस प्रकार से होता है। इसमें ग्रुप बटे हुए हैं और उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको देखना है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। वायरस में प्रजनन। वायरस अपने आप प्रतिकृति नहीं कर सकते, बल्कि प्रजनन के लिए अपनी मेजबानी कोशिका या मेजबान कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण मार्गों पर निर्भर होते हैं। वायरस द्वारा प्रतिकृति के लिए दो प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। लिटिक चक्र। लिटिक चक्र क्या होता है? तो यह जीवाणु भोजी द्वारा अनुकरणीय उत्पादक वायरल प्रतिकृति चक्र है। इसमें निम्नलिखित चरण होते हैं। संलग्नक वायरल स्पॉक्स मेजबान कोशिका सतह पर विशिष्ट रिसेप्टर से बनते हैं। प्रवेश वायरल जीनोम एंडोसाइटोसिस या झिल्ली संलयन के माध्यम से कोशिका साइटोप्लाज्म में प्रवेश करता है। प्रतिकृति की बात करें तो वायरल जीन या जीनोम वायरल प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का उत्पादन करने के लिए कोशिका मशीनरी को हाईजैक करते हैं। असेंबली नए वायरल कण प्रतिकृति घटकों का उपयोग करके इकट्ठे होते हैं। रिलीज क्लोन किए गए वायरस लिसेस द्वारा मेजबान कोशिकाओं को तोड़ते और संक्रमण फैलाते हैं। इस चक्र के माध्यम से एक वायरस में घंटों के भीतर एक एकल मेजबान कोशिका से हजारों संतान उत्पन्न कर सकता है। लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल्स। ठीक है, लाइसोजेनिक चक्र क्या होता है? तो इस चक्र में वायरल जीनोम मेजबान डीएनए में शामिल हो जाता है। यह बिना प्रतिकृति के प्रोफेज के रूप में निष्क्रिय अवस्था में रहता है। प्रोफेज के बाद पर्यावरणीय ट्रिगर के जवाब में लिटिक चक्र में प्रवेश करता है। दांत जैसे अत्यंत या अव्यक्तक संक्रमणों में वायरल जीनोम के बाद पुनः संक्रियण के लिए निष्क्रिय रूप से मेजबान कोशिकाओं में बनाए रखा जाता है। एचआईवी जैसे रेट्रोवायरस अपने जीनोम को मेजबान डीएनए में एकीकृत करते हैं। वायरस के अनुप्रयोग और महत्व देख लेते हैं। टीका विकास। क्षीण या निष्क्रिय वायरस का उपयोग टीकों के उत्पादन वायरल रोगों के खिलाफ टीकाकरण के लिए किया जाता है। जीन थेरेपी वेक्टर। वायरस कोशिकाओं में आनुवंशिक सामग्री को स्थानांतरित कर सकते हैं, जिससे जीन थेरेपी सक्षम होती है। उदाहरण के लिए एडेनो एसोसिएटेड वायरस HAAV का उपयोग अंधापन, हीमोफीलिया और न्यूरो डीजेनरेटिव रोगों की इलाज के लिए नैदानिक परीक्षणों में किया गया है। कैंसर उपचार। विशेष रूप से कैंसर कोशिकाओं को संक्रमित और मारने में सक्षम वायरस का कैंसर उपचार के लिए ऑन्कोलिटिक वायरस के रूप में अध्ययन किया जा रहा है। एक उदाहरण देखते हैं। हर्पी वायरस टीवेक, जो मेलेनोमा के इलाज के लिए FDA द्वारा अनुमोदित है। जीवाणु भोजी की बात करें तो बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले वायरस, जिन्हें बैक्टीरियोफेज कहा जाता है, का उपयोग एंटीबायोटिक प्रतिरोधी सुपरबग के इलाज जैसे रोगजनक बैक्टीरिया के उपभेदों को मारने के लिए किया गया है। एंटीबायोटिक प्रतिरोधी सुपरबग के इलाज जैसे रोगजनक बैक्टीरिया को उपभेदों को मारने के लिए किया गया है। फेज थेरेपी कॉकटेल या कॉकटेल व्यावसायिक रूप से उत्पादित और रूस यूरोप के कुछ हिस्सों में निर्धारित किए जाते हैं। जैविक नियंत्रण की बात करें तो कीट प्रजातियों पर हमला करने वाले कुछ वायरस को महंगे फसल संक्रमणों को नियंत्रित करने के लिए बायोपेस्टिसाइड्स के रूप में तैयार किया जा सकता है। एक उदाहरण, उत्तरी अमेरिका में जिप्सी मॉथ संक्रमण के खिलाफ बेकुलो वायरस का उपयोग किया गया था। उदाहरण अच्छा है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा थोड़ा। एक उदाहरण, उत्तरी अमेरिका में जिप्सी मॉथ संक्रमण के खिलाफ बेकुलो वायरस का उपयोग किया गया। आणविक जीव विज्ञान। अपनी संरचनात्मक सरलता के कारण वायरस उत्कृष्ट मॉडल सिस्टम और उपकरण के रूप में काम करते हैं, ताकि मौलिक सेलुलर प्रक्रियाओं जैसे जीन अभिव्यक्त, जीनोम प्रतिकृति, वायरल मेजबान इंटरेक्शन आदि की जांच की जा सके, जो व्यापक जैविक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। तंबाकू मोजेक वायरस के अध्ययन से पहले वायरस जीनोम की खोज हुई, जिससे आणविक जीव विज्ञान की प्रगति हुई। डिसीज कॉज्ड बाय वायरस। वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, ठीक है, और वायरस की फैमिली क्या होती है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले होता है वायरस फैमिली, तो उसमें आता है ऑर्थो मायोक्सीवायरेड, जिसमें इन्फ्लुएंजा और बर्ड फ्लू डिजीज होती है। ये होते हैं एयरबोर्न रूट, ठीक है, एयरबोर्न रूट के माध्यम से फैलता है। सेकंड होता है पाइक्रोनोवायरेट, यानी कि पोलियो माइलिटीज होता है, कॉमन कोल्ड होता है, हेपेटाइटिस होता है। अब आता है फैमिली में वायरस डिजीज, आपको याद रखना है, और कौन से वायरस से होती है वो डायरेक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। फैमिलीज वगैरह इतना डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू, ठीक है, उसके बाद में डेंगू, येलो फीवर, हेपेटाइटिस सी, HIV, एड्स पूछा जा सकता है, एड्स कौन से वायरस से होता है, ठीक है। इस प्रकार के स्मॉल पॉक्स हुआ, रेबीज हुआ, ठीक है, मम्स हुआ, सार्स हुआ, मर्स हुआ, कोविड-19, ठीक है, कोरोना वायरस फैमिली में आता है। किस माध्यम से फैलता है वो आपको देखना है। वायरस अद्वितीय सूक्ष्म संक्रामक एजेंट है, जो केवल मेजबान कोशिकाओं के भीतर ही प्रतिकृति करते हैं। आकार में छोटे होने के बावजूद वे परिस्थिति की वृद्धि और मानव रोग पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। मेजबानों पर निर्भर परजीवी के रूप में वायरस की अपार विविधता और परिवर्तनशीलता के कारण एंटीवायरल रणनीतियों का वृद्धि एक सतत लड़ाई है। उभरते वायरल खतरों पर वायरोलॉजी अनुसंधान नई पीढ़ी के टीकों के एंटीवायरल दवाओं का
वृद्धि सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए प्राथमिकताएं बनी रहेंगी। अगला टॉपिक आएगा हमारा कवक। कवक क्या होता है? कवक होता है एक वचन कवक यूकेरियोटिक जीव है जिसमें मोल्ड, यीस्ट और कवक जगत के भीतर मशरूम जैसे संबंधित जीव शामिल होते हैं। कवक एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों रूपों में आते हैं। यीस्ट सबसे सरल एक कोशिकीय प्रकार का प्रतिनिधित्व करता है और राइबोसोम सरल एक कोशिकीय प्रकार का प्रतिनिधित्व राइजोपोस, म्यूकर और पेनिसिलियम जैसे मोल्ड बहुकोशिकीय कवक के उदाहरण हैं। वे बैक्टीरिया की तुलना में अधिक जटिलता और आकार प्रदर्शित करते हैं। वे सेप्रोफाइट या परजीवी के रूप में कार्य करते हैं। कवकों के अध्ययन पर केंद्रित अनुसंधान वैज्ञानिक अनुशासन को माइकोलॉजी के रूप में जाना जाता है। समझ में आया? या नींद में है आप सब लोग? समझना है कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कहा जाता है, जबकि शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। कवक की कोशिकीय संरचना। कवक यूकेरियोटिक जीव हैं जो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय व्यवस्थाओं से बने होते हैं। कोशिका भित्ति की बात करें तो कवक पौधों और बैक्टीरिया की तरह कोशिका भित्ति बनाते हैं, लेकिन उनकी कोशिका भित्तियों में ग्लूकन यानी कि मूल घटक, चिटिन यानी कि शक्ति के लिए आदि के लिए होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की बात करें तो उनकी झिल्ली जंतु कोशिकाओं के समान होती है, लेकिन उनमें कोलेस्ट्रॉल के बजाय झिल्ली में एग्रोस्टेरोल होता है। अन्य ऑर्गेनल की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, नाभिक आदि जैसे कवक अन्य ऑर्गेनल अन्य यूकेरियोटिक जीवों के समान होते हैं। आकृति विज्ञान। कवक ज्यादातर बहुकोशिकीय जीव होते हैं, कुछ एक कोशिकीय जैसे ईस्ट, कैडिंडा आदि को छोड़कर। कवक का आकार और संरचना उस वातावरण पर निर्भर करती है जिसमें यह बढ़ रहा है। ये रहा कवक, आपने तो देखा ही होगा। हाइपे यह कवक का निर्माण खंड है जिसमें एक सकल या एकल अविच्छिन्न कोशिका में युक्त ट्यूबुलर संरचनाएं होती हैं। स्टोलन विशिष्ट हाइपे होते हैं जो सबस्ट्रेट की सतह पर क्षैतिज रूप से बढ़ते हैं। हाइपे के कई समूहों को जोड़ते हैं। माइसेलियम धागे जैसे हाइपे की शाखाओं के द्रव्यमान से मिलकर कवक के वनस्पतिक भाग को माइसेलियम कहा जाता है। सेप्टा किसे कहा जाता है? तो वे आंतरिक क्रॉसवॉल हैं जो एक हाइपा को या अधिक कोशिकाओं में विभाजित करते हैं। प्रत्येक एक ट्यूबुलर कोशिका भित्ति से घिरा होता है। सेप्टा में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या कभी-कभी नाभिक के मार्ग की अनुमति देने के लिए पर्याप्त आकार के छिद्र होते हैं जो अंतरकोशिकीय संचार और विनिमय को सक्षम करते हैं। पोषण कवक की बात कर लेते हैं। तो कवक सबसे प्रभावी ढंग से गर्म और आर्द्र वातावरण में पनपते हैं। ठीक है, कौन से वातावरण में कवक पनपते हैं? तो गर्म और आर्द्र वातावरण में। हेटेरोट्रॉफ जानवरों की तरफ कवक हेटेरोट्रॉफ होते हैं। इस संबंध में वे या तो परजीवी या सेप्रोफिटिक हो सकते हैं। अधिकांश कवक सेप्रेबो यानी कि मृत जीवों पर रहते हैं। वे पर्यावरण के भीतर महत्वपूर्ण डीकंपोजर और पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करता है। कुछ कवक आंतरिक और बाहरी परजीवी दोनों के रूप में कार्य करते हैं और कुछ कवक शिकारी व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। उनमें शिकार में नेमाटोड यानी कि गोलकृमि, अमीबा आदि शामिल है। सहजीवन की बात करें तो कवक अपने पोषण प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ सहजीवी संबंध भी रख सकते हैं। उदाहरण के लिए लाइकेन, कवक, शैवाल के बीच में सहजीवी संबंध। माइकोरिजा पौधों की जड़ों और कवक के बीच एक सहजीवी संबंध है। प्रजनन की बात करें तो कवक लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह के प्रजनन कर सकते हैं। कवक यौन प्रजनन में और कभी-कभी अलैंगिक प्रजनन में बीजाणु पैदा करते हैं। ये बीजाणु या तो हवा पर तैरकर या जानवरों से उड़कर जनक जीव से फैलते हैं। उदाहरण के लिए विशाल पफ बॉल मशरूम। अलैंगिक प्रजनन कवक विखंडन बडिंग बीजाणु पैदा करके अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। उदाहरण के लिए ईस्ट, सैक्रोमाइसेस, पोबे, राइजोपस आदि। यौन प्रजनन की बात करें तो यौन प्रजनन कवक की आबादी के भीतर आनुवांशिक विविधता लाने के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करता है। यह प्रक्रिया अक्सर प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों से शुरू होती। कवक में दो अलग-अलग संभोग प्रकार उत्पन्न करते हैं। जब ये दोनों संभोग प्रकार एक ही माइसेलियम के भीतर मौजूद होते हैं तो इसे होम थैलिक या स्व उपजाऊ कहा जाता है। दूसरी ओर हेटेरोलिथिक या माइसेलियम को यौन प्रजनन होने के लिए दो अलग-अलग लेकिन संगत माइसेलियम की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, oospores या जाइगोस्पोर्स। ठीक है, फंगल लाइफ साइकिल ये आप लोग देख लीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी की बात करें तो द फंगी आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन देयर माइक्रोबायोमॉर्फोलॉजी इनटू 4 ग्रुप्स। ईस्ट लाइक फंगी, एक आता है फिलामेंटस फंगी और एक होता है डाइमॉर्फिक फंगी। ठीक है, ईस्ट राउंड और ओवल यूनिक सेल्यूलर ईग। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो वो होता है क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेनस। ठीक है, ईस्ट लाइक फंगी में होता है कैंडिडा अल्बिकेंस,
मोल्ड्स मोल्ड्स में क्या होता है, तो इस पर होता है एस्परजिलस, पेनिसिलियम, राइजोपस। ठीक है, मोल्ड्स होते हैं यानी कि फिलामेंटियस फंगी। और डाइमॉर्फिक फंगी के अंतर्गत आता है हिस्टोप्लाज्म, कैप्सुलेटम, ठीक है, और ब्लास्टोमाइसिस। ईस्ट की बात करें तो ईस्ट कोशिका अंडाकार या गोल एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होती हैं जो बैक्टीरिया की तुलना में बहुत बड़ी होती हैं। इनमें कई फ्लैजेला या गति के लिए कोई अन्य संरचनाएं नहीं होती। ठीक है, ज्यादातर वे सैप्रोफिटिक कवक होते हैं जो शर्करा से भरपूर कार्बनिक पदार्थों में प्रचुर मात्रा में उगते हैं। ये हवा, मिट्टी और जानवरों के मल में भी पाया जाता है। कुछ ईस्ट मनुष्यों में परजीवी के रूप में भी होते हैं। ईस्ट ज्यादातर फायदेमंद होते हैं लेकिन मनुष्यों के लिए रोगजनक हो सकते हैं, जैसे कि क्रिप्टोकोकस नियोफार्मन्स। ईस्ट कोशिकाएं आमतौर पर बडिंग के माध्यम से प्रजनन करती हैं और बीजाणु उत्पन्न करती हैं। ईस्ट जैसे कवक आंशिक रूप से गोल या अंडाकार ईस्ट कोशिकाओं के रूप में और आंशिक रूप से लंबी बडिंग की कोशिकाओं श्रृंखलाओं के रूप में बढ़ते हैं, जो कि स्यूडो माइसीलियम बनाते हैं। उदाहरण के लिए कैंडिडा अल्बिकन्स मनुष्यों में का कैंडिडियोसिस का कारण बनता है। ईस्ट सेल क्या होती है, जिसमें सेल वॉल है, प्लाज्मा है, मेम्ब्रेन है, व्यूक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी काय होता है, न्यूक्लियस होता है। अब हम बात करते हैं तंतुमय कवक या मोल्ड। तो माइसेलिया बनाने वाले कवक को तंतुमय कवक यानी कि माइसेलियल कवक कहा जाता है। उदाहरण है म्यूकोर, राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्परगिलस। द्विरूपक कवक क्या होते हैं, तो ये कवक बाहरी परिस्थितियों के अनुसार मोल्ड या तंतु से इष्ट रूपों में बदल सकते हैं। ये कवक ज्यादातर परजीवी होते हैं और प्रणालीगत संक्रमणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। उदाहरण के लिए हिस्टोप्लाज्मा, कैप्सुलेटियम और ब्लास्टोमाइसिस डर्मिटेटिस। द्विरूपक कवक मेजबान ऊतक के रूप में, इष्ट के रूप में और स्वतंत्र रूप से रहने वाले के रूप में, तंतुमय के रूप में होते हैं। मनुष्यों के लिए कवक के लाभ की बात करें तो स्वास्थ्य और औषधि लाभ। कवक का सबसे महत्वपूर्ण लाभ एंटीबायोटिक दवाओं को उत्पादन रहा है। पेनिसिलियम प्रजातियां जैसे पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, क्वीनोटेटम एंटीबायोटिक दवाओं के संश्लेषण में सहायक है। ट्रिकोडोर्मा प्रजातियां क्या बात करती हैं, तो सिस्लोस्पोरिन के उत्पादन के लिए जैसे अन्य कवक भी संबंध में महत्वपूर्ण है। खाने योग्य मशरूम विटामिन बी, सी, डी, फाइबर और पोटेशियम, फास्फोरस जैसे कैल्शियम से खनिजों जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। वे प्रोटीन का भी एक अच्छा स्रोत है। कुछ खाने योग्य मशरूम की बात करें तो औषधि गुणों के अधिकारी होते हैं और पारंपरिक प्रथाओं का हिस्सा रहे। उदाहरण के लिए शिताके मशरूम एंटीवायरल गुण प्रस्तुत करते हैं और सीरम कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। अन्य मशरूम की बात करें तो प्रजातियों को कई अन्य लाभों के अधिकारी के रूप में जाना जाता है, जैसे कि ट्यूमर और एड्स वृद्धि को रोकना, एंटीऑक्सीडेटिव गुण और एंटीबायोटिक प्रभाव। आर्थिक लाभ की बात करें तो कवक के विभिन्न उद्योगों में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं, जैसे कि कवक सेक्रोमाइसिस सेरेविशिया यानी ईस्ट का उपयोग किण्वन नामक प्रक्रिया के माध्यम से भोजन यानी स्टार्च और चीनी को कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में बदलने के लिए किया जाता है। यह अल्कोहल बेकरी आदि उद्योगों में सहायक है। एस्परगिलस नाइजर, राइजोमुकोर, मिक्केही, कैंडिडा रूगोसा आदि सहित कवक बायोडीजल के उत्पादन में सहायक होते हैं। पेपर और पल्प उद्योगों में लाइपेज एमाइलेज जैसे कई एंजाइमों का उपयोग किया जाता है। कैंडिडा सिलिंड्रोसिया आवश्यक लाइपेज को उत्पादन करता है। वे चमड़ा, कपड़ा, डिटर्जेंट बनाने वाले उद्योगों में भी उपयोगी होता है। पारिस्थितिक लाभ की बात करें तो पौधों और कवक का सहजीवन एक प्रक्रिया करता है जिसे मिट्टी कार्बन पृथक्करण कहा जाता है, जो वातावरण से कार्बन को पकड़कर इसे लंबे समय तक यानी कि दशकों तक मिट्टी में संग्रहित करता है। यह प्रक्रिया मिट्टी की उर्वरता को भी सुधार करती है। वे मिट्टी पारिस्थितिक तंत्र के भीतर कार्बन चक्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डिकम्पोजस्ट यानी कि डिकपोजर कवक पत्ती, कूड़े और मृत पौधों के पदार्थ से बने कार्बन को पुनर्चक्रित करता है। उदाहरण के लिए माइकोरिजल कवक। कवक को पर्यावरण से विभिन्न प्रदूषकों जैसे प्लास्टिक और अन्य पेट्रोलियम आधारित उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों और तेल को खराब करने में मदद करने में लाया जाता है। खाद्य सुरक्षा और पोषण की बात करें तो कवक में पोषक तत्वों को पौधों के लिए सुलभ रूपों में बदलने की क्षमता होती है। कुछ डिकम्पोजर के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें पोषक तत्वों का चक्रण होता है और मिट्टी में उनकी उपलब्धता बढ़ती है। वे नाइट्रोजन फिक्सेशन और फास्फोरस गतिशीलता को सुविधाजनक बनाते हैं, जो पौधों की वृद्धि और उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण है। खाने योग्य मशरूम की खेती कृषि अपशिष्ट का उपयोग करके की जा सकती है। उन्हें उपजाऊ मिट्टी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है और वे अन्य फसलों के साथ संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। वे कृषि अपशिष्ट को कम कर सकते हैं, जबकि खाद्य आपूर्ति और किसानों की आय को बढ़ा सकते हैं और नए रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। स्थायी सामग्री मशरूम की जड़ सरिष्ठा माइशेलियम का उपयोग अब प्लास्टिक, सिंथेटिक और पशु आधारित उत्पादों जैसे अस्थिर सामग्रियों को बदलने के लिए किया जा रहा है।
माइसेलियम से बने उत्पाद बायोडिग्रेडेबल होते हैं और उनके उत्पादन के लिए कम पानी और भूमि संसाधनों की आवश्यकता होती है, जबकि माइसेलियम आधारित उत्पाद जो पहले ही बाजार में हैं, उनमें पैकेजिंग, कपड़े, जूते, टिकाऊ चमड़ा, स्किन केयर उत्पादन में शामिल होते हैं। अनुसंधान में मॉडल जू की बात करें तो इस्ट को वैज्ञानिक द्वारा अनुसंधान करते समय मॉडल यूकैरियोटिक जू माना गया है। अब हम बात करते हैं किसकी, कवक के हानिकारक प्रभाव की। कवक का हानिकारक प्रभाव कुछ होता है तो बिल्कुल होता है साहब। पहला होता है माइकोटॉक्सिन। कई प्रजातियों में बायो एक्टिव यौगिकों का उत्पादन करती हैं जिन्हें माइकोटॉक्सिन्स कहा जाता है, जैसे कि एल्कोडाइलन या पॉलीकेटाइन, जो जानवरों के लिए जहरीले होते हैं, जिनमें मनुष्य भी शामिल है। जिनमें साइकोट्रोपिक यौगिक होते हैं जो हेल्सिनेशन जैसे समस्याएं पैदा कर सकते हैं। पौधों के रोग, वे पौधों में रोग पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं जो उनमें वृद्धि को बाधित कर सकते हैं, कृषि उत्पादकता को कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं में लूज स्मट, मैदानों में 1% नुकसान और पाकिस्तान की तलहटी और आर्द्र क्षेत्रों में लगभग 10 से 20% नुकसान होता है। या जौ का कवड़ स्मट आदि। पशु रोग, कवक जानवरों में रोग पैदा कर सकते हैं जिसमें पशुधन और पालतू जानवर दोनों प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए कुत्तों में एस्परगिलोसिस, कैंडिडोसिस आदि। खराब होना, कवक विभिन्न सामग्रियों जैसे खाद्य उत्पाद, लकड़ी, कागज, कपड़े आदि शामिल क्षय और खराब होने के कारण बन सकते हैं। मानव स्वास्थ्य, कवक बीजाणु और एलर्जी मनुष्यों में श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों में कुछ कवक संक्रमण पैदा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ब्लैक फंगस। मशरूम की कुछ प्रजातियां विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करती है जो बेहद हानिकारक हो सकते हैं और अगर खा लिया जाए तो घातक भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए होता है ग्लेरिना, लेपियोटा और कोनोसाइबे। अब हम बात करेंगे प्रोटोजोआ। ठीक है, हमने 3 चीजें अभी तक देखी हैं जिसमें बैक्टीरिया, वायरस और कवक कंप्लीट किया है। अगला टॉपिक प्रोटोजोआ। हम आपको एक बार भी अगर लाइक सब्सक्राइब करने का नहीं कह रहे हैं तो ये आपकी स्टडी पर प्रभाव डालता है। बार बार कहने से होता कुछ नहीं है। अगर कंटेंट में दम है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। प्रोटोजोआ देखते हैं तो प्रोटोजोआ एक कोश के यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं जो प्रोटिस्टा जगत से संबंधित हैं। संरचना और आकृति विज्ञान, तो एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जटिल आंतरिक संरचना वाले एकल कोशिका वाले जीव हैं। कोशिका झिल्ली, इसे पेलिकल भी कहा जाता है, यह आकार और लचीलापन प्रदान करता है। साइटोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म बाहरी जेल जैसा और एंडोप्लाज्म आंतरिक तरल जैसा में विभाजित होता है। नाभिक, आनुवंशिक सामग्री होती है, कुछ प्रोटोजोआ में कई नाभिक होते हैं। ऑर्गेनल की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन के लिए संकुचनशील रिक्तिकाएं, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए और खाद्य रिक्तिकाएं पाचन के लिए। लोकोमेट्रिक संरचनाओं की बात करें तो फ्लैगिला चाबुक जैसी संरचनाएं जैसे कि जियार्डिया। सिलिया की बात करें तो बाल जैसी संरचनाएं जैसे कि पेरामीशियम। स्यूडोपोडिया कोशिका के अस्थायी विस्तार जैसे कि अमीबा। ठीक है, वर्गीकरण की बात करें तो प्रोटोजोआ को उनकी गति के आधार पर 4 मुख्य समूहों में वर्गीकृत किया है। फ्लैगलेट्स यानी कि मोस्टिगोफरा फ्लैगिला को उपयोग करते चलते हैं। उदाहरण होता है जियार्डिया, लेम्बलिया, ट्रिपेनोसोमा। अमीबाबाइट्स या सार्कोडीना स्यूडोपोडिया को उपयोग करके चलते हैं। उदाहरण होता है एंटामोइबा हिस्टोलिटिका, अमीबा प्रोटियोस। सिलेट्स होते हैं सिलियोफोरा, सिलेट्स या सिलियोफोरा, वो भी देख लेते हैं। सिलेट से सिलियोफोरा जो कि सिलिया को उपयोग करते हैं चलते समय। उदाहरण होता है पेरामीशियम और बेलेटिडियम कोली। क्वेश्चंस क्या पूछा जाएंगे, क्वेश्चंस ऐसा आएगा कि ऐसा कौन सा प्रोटोजोआ है जो सिलिया का उपयोग करके गति करता है। तो आंसर में इन चारों में से कुछ भी नाम आ सकते हैं जिसमें पेरामीशियम करेक्ट आंसर होगा, बेलिटीडियम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, स्प्रोजोवन यानी कि एपिक्सलेक्सा गैर गतिशील परजीवी। उदाहरण होता है प्लाज्मोडियम, मलेरिया का कारण बनता है। ठीक है, और टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। मुख्य तथ्य, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। उन्हें गति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है प्रोटोजोआ को। जी हाँ साहब, फ्लैगलेट्स होता है, अमीबा बाइट्स होता है, सिलेट्स होता है और स्प्रोजोवन होता है। प्रजनन में द्विखंडन, सिजोगोनी और संयुग्मन शामिल है। प्रोटोजोआ पारिस्थितिकी, सहजीवन और रोग में भूमिका निभाते हैं। हानिकारक प्रभाव में मलेरिया, अमीबिक पेचिस और जियार्डेसिया जैसे रोग शामिल हैं। पोषण कैसा होता है तो होलोजोइक होता है, सेप्रोजोइक होता है, परजीवी होता है और मिक्सोट्रोपिक होता है। होलोजोइक जैसे खाद्य कणों के सेवन करते हैं जैसे अमीबा। सेप्रोजोइक पर्यावरण से घुले हुए पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। परजीवी एक मेजबान से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं जैसे प्लाज्मोडियम। मिक्सोट्रोपिक यानी कि ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक पोषण को जोड़ते हैं। प्रजनन की बात करें तो अलिंगिक प्रजनन जिसमें द्विखंडन, दो समान कोशिकाओं में विभाजन जैसे अमीबा। बहु विखंडन
यानी कि सिजोगोनी कई पुत्री कोशिकाओं में विभाजन जैसे प्लाज्मोडियम, और बडिंग एक आउटग्रोथ से एक नए जीव का निर्माण। यौन प्रजनन की बात करें तो संयुग्मन दो कोशिकाओं के बीच आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान जैसे कि पेरामीशियम। पेरामीशियम चप्पल के आकार का एक प्रोटोजोआ। ठीक है, संयुग्मन की बात करें तो युग्मकों का संलयन एक जाइगोट बनाने के लिए किया जाता है। प्रोटोजोआ का महत्व देख लेते हैं तो पारिस्थितिकी भूमिका, डीकम्पोजर, कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं। भोजन स्रोत, जलीय खाद्य श्रृंखला का हिस्सा है। सहजीवी संबंध, कुछ प्रोटोजोआ दीमक की आंतों में रहते हैं और सेल्यूलोज को पचाने में मदद करते हैं। अनुसंधान, कोशिका जीव विज्ञान और आनुवंशिकी जैसे पैरामीशियम के अध्ययन के लिए मॉडल जीव के रूप में कार्य करता है। हानिकारक प्रभाव तो मानव रोग करता है भाई साहब। सर्वप्रथम होता है मलेरिया, जो कि प्लाज्मोडियम के कारण एनाफिलीज मच्छरों द्वारा फैलता है। अमीबिक पेचिस, एंटामोइबा, हिस्टोलिटिका के कारण, जियार्डिसिया यानी कि जियार्डिया लेम्बिलिया के कारण, और स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपोनोसोमा ब्रुशे के कारण होता है। पशु रोग की बात करें तो कोक्सीडियोसिस आइमीरिया के कारण पशुधन को प्रभावित करता है। जल प्रदूषण, कुछ प्रोटोजोआ पीने के पानी को दूषित करते हैं जिससे प्रकोप होते हैं जैसे क्रिप्टोस्पोरिडियम। ठीक है, पूछा जाएगा क्रिप्टोस्पोरिडियम कौन से प्रदूषण में सहायक है, तो जल प्रदूषण में सहायक एक प्रोटोजोआ है। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरस। ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा वायरस का क्या क्या होता है, ये अभी हम सब देख कर आए हैं, फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। मोर्फोलॉजी ऑफ वायरस क्या होते हैं, तो वायरस आर सेल्यूलर इन्फेक्टिशियस एजेंट दैट रिक्वायर होस्ट सेल। ठीक है, वायरस क्या होते हैं, जिन्हें होस्ट सेल की आवश्यकता होती है, अन्यथा निष्क्रिय रहते हैं। जब तक उन्हें होस्ट सेल नहीं मिलती तब तक जीवित नहीं होते हैं। जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वायरस का साइज होता है 20 से 300 nm, स्मॉलर देन बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया से छोटे। शेप हेलिकल होता है, आइसो हेलिकल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, इन्वेलप्ड होता है। कंपोनेंट्स की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, डीएनए, आरएनए। नेवर बोथ कैन बी सिंगल स्टैंडर्ड एसएस और डबल स्टैंडर्ड डीएस। कैप्सिड होता है, इन्वेलप होता है, स्पाइक्स होता है। वायरस टाइप हेलिकल होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कौन होते हैं उनके आपने एग्जाम्पल भी देखे हैं। की इफेक्ट्स क्या होता है, लार्जेस्ट वायरस होता है पॉक्स वायरस। लार्जेस्ट वायरस कौन सा होता है, सबसे लंबा वायरस होता है पॉक्स वायरस। स्मॉलेस्ट वायरस की बात करें तो वो होता है पोर्साइन सिरकोवायरस। पोर्साइन सिरकोवायरस 17 नैनोमीटर। वायरस विथ सेगमेंटेड आरएनए जीनोम, इन्फ्लुएंजा वायरस। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम फाउंड इन रेट्रोवायरस, एग्जांपल एचआईवी। मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, कोक्की क्या होता है, बेसी क्या होता है, स्पाइरल क्या होता है, विब्रियो क्या होता है, फिलामेंटियस क्या होता है, और प्लेमॉर्फिक क्या होता है, सेब के आकार पर होते हैं। बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर भी देख लिए। की फैक्ट क्या होता है, लार्जेस्ट बैक्टीरियम कौन सा होता है, तो वो होता है थी मार्गेट्रिया नामिबिनियसिस। स्मॉलेस्ट होता है माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया। ठीक है, ग्राम स्टेन डिस्कवरी बाय हैंस क्रिस्टन ग्राम इन 1884। एसिड फास्ट बैक्टीरिया क्या होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ड्यू टू माइकोलिक एसिड। ठीक है, माइकोलॉजी ऑफ फंगी, ये आपको लार्जेस्ट जो आते हैं की फैक्ट ये याद करना है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीवों की सामान्य पोषक तत्व आवश्यकताएं। ठीक है, सूक्ष्म जीवों को वृद्धि और चयापचय के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और इन पोषक तत्वों को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में वर्गीकृत किया जा सकता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वे तत्व होते हैं जो माइक्रोबियल कोशिका में शुष्क वजन का 95% से अधिक बनाते हैं। मैक्रो मैक्रो ये तत्व बड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। ठीक है, और सेल्यूलर कार्यों के लिए आवश्यक भूमिका निभाते हैं, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन। ठीक है, मैक्रो में कौन कौन से होते हैं वो आपको बता दिए। अब आते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के कार्य क्या होते हैं, तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। अब बात करते हैं पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। ये तत्व धनायनों के रूप में मौजूद होते हैं, विभिन्न सेल्युलर प्रतिक्रियाओं या प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम Mg2+ एंजाइमों के लिए एक कोफैक्टर के रूप में कार्य करता है। और आयरन क्या होता है, तो साइटोक्रोम और इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन का हिस्सा है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या ट्रेस तत्व कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। माइक्रो कम मात्रा में होता है, मैक्रो ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी माइक्रोबियल वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। इन ट्रेस तत्वों को अपना
इन ट्रेस तत्वों को मापना मुश्किल है और आमतौर पर विकास सीमित नहीं होता, जिसमें मैग्नीज हुआ, जिंक हुआ, कोबाल्ट हुआ, मोलिब्डेनम हुआ, कॉपर हुआ। अब आपको कंफ्यूजन बड़ा होगा। एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। तो भाई साहब दोनों में क्या अंतर है वो देख लेते हैं, यहीं से समझने की कोशिश करना। माइक्रो में जो तत्व आते हैं जो अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं, ठीक है, उनके जितने भी एलिमेंट रहते हैं केवल एक दो अपवाद स्वरूप रहते हैं, बाकी सब सिंगल वर्ड में आते हैं, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, सल्फर, फ्लोरीन, ठीक है, हाइड्रोजन केवल एक वर्ड में लिखे जाते हैं। जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जिन ट्रेस तत्व भी कहते हैं, जो कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, उनको हमेशा दो लेटर्स में लिखा जाता है, जैसे मैग्नीज, जिंक, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, कॉपर, इस प्रकार। अब हम बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के कार्य। वे एंजाइमों और प्रोटीन का हिस्सा होते हैं और विभिन्न जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए कोफैक्टर के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। MO2 प्लस नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आवश्यक होते हैं। CO2 प्लस विटामिन B12 का एक घटक होता है। जीवाणु वृद्धि के लिए कार्बन और ऊर्जा स्रोत, जीवाणुओं को बढ़ने के लिए ऊर्जा स्रोत कार्बन का और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त उन्हें विशिष्ट भौतिक परिस्थितियों जैसे ऑक्सीजन सांद्रता, तापमान और पीएच की आवश्यकता होती है। जीवाणुओं को अक्सर विभिन्न रासायनिक और भौतिक परिस्थितियों में उनके वृद्धि पैटर्न के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ऊर्जा स्रोत के आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार देख लेते हैं। फोटोट्रॉप, जीव जो प्रकाश को ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। एनारोबेस यानी कि जीव जो ऑक्सीजन के बिना बढ़ते हैं, ठीक है, और थर्मोफिल्स, जीव जो उच्च तापमान पर बढ़ते हैं। ऊर्जा के स्रोत देखते हैं। सभी जीवित जीवों को ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है। बैक्टीरिया के लिए ऊर्जा स्रोतों के प्रकार शामिल हैं। फोटोट्रॉप दीप्तिमान ऊर्जा प्रकाश का उपयोग करते हैं। हेटेरोट्रॉप या केमोट्रोट्रॉप ऊर्जा के लिए कार्बन यानी कि कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण का उपयोग करते हैं। लिथोट्रॉप ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अकार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण करते हैं। न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशनल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फोटोट्रॉप से होता है, फोटो हेटेरोट्रॉप से होता है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा। लगभग सभी यूकेरियोट्स या तो फोटोट्रॉफ जैसे पौधे और शैवाल या हेटरोट्रॉफ जैसे जानवर प्रोटोजोआ कवक होते हैं। लिथोट्रोपी प्रोकैरियोट्स के लिए अद्वितीय है और फोटो हेटरोट्रोपी जो पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया के आम होते हैं, ये केवल कुछ ही यूकेरियोटिक शैवाल में होती हैं। अब हम बात करते हैं माइक्रोबियल वृद्धि की, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। वृद्धि कोशिकीय घटकों की मात्रा में एक व्यवस्थित वृद्धि है। यह पर्यावरण में उपलब्ध पोषक तत्वों से नई प्रोटोप्लाज्म बनाने की कोशिका की क्षमता पर निर्भर करता है। अधिकांश बैक्टीरिया में वृद्धि में कोशिका द्रव्यमान और राइबोसोम की संख्या में वृद्धि, जीवाणु क्रोमोसोम का दोहराव, नई कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली का संश्लेषण, दो क्रोमोसोम्स का विभाजन, सेप्टम गठन, कोशिका विभाजन शामिल है। प्रजनन की इस अलैंगिक प्रक्रिया को द्विखंडन कहा जाता है। जीवाणु एक कोशिका को विभाजित करने या जीवाणु कोशिकाओं की आबादी को दोगुना करने के लिए आवश्यक समय अंतराल को पीढ़ी समय या जीटी कहा जाता है। प्रकृति में बढ़ने वाले जीवाणु प्रजातियों के लिए पीढ़ी का समय 15 मिनट जितना कम या कई दिनों लंबा हो सकता है। जनरेशन टाइम यानी कि जीटी फॉर सम कॉमन बैक्टीरिया अंडर ऑप्टिमल कंडीशंस ऑफ ग्रोथ। बैक्टीरियम होता है, मीडियम होता है और जनरेशन टाइम होता है। ये भी आपको पढ़ना है। वीडियो को पॉज करें, सारा कुछ अच्छे से पढ़ें ताकि आपका कंटेंट जल्दी कंप्लीट हो और अच्छे से पढ़ पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वृद्धि कारक। वृद्धि कारक की आवश्यकता तब होती है जब कोशिकाओं में एक चयापचय मार्ग अवरुद्ध या गायब होता है। वृद्धि कारकों को तीन समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। यूरिन होता है, पाइरीमिडीन होता है, ये न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अमीनो एसिड प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन कुछ एंजाइमों के लिए को एंजाइम कार्यात्मक समूह के रूप आवश्यक होते हैं। अब हम बात करते हैं वृद्धि वक्र की। वृद्धि वक्र यानी कि जब सूक्ष्म जीवों को बेज कल्चर से संवर्धित किया जाता है, जो वृद्धि वक्र यानी कि वृद्धि वक्र का अध्ययन किया जाता है, जिसमें सूक्ष्म जीव को वृद्धि सीमित यानी कि वृद्धि सीमित मात्रा में तरल माध्यम में होता है। तरल माध्यम में एक कोशिकीय जीवों के वृद्धि के दौरान कोशिका संख्या में वृद्धि कुछ समय के लिए लॉगरिथमिक यानी कि घातीय होती है, क्योंकि प्रत्येक कोशिका दो कोशिकाओं को जन्म देती है जो बदले में चार कोशिकाओं को उत्पादन करती हैं, और इसी तरह जब व्यवहार्य कोशिका संख्या के लघुगणक को समय के विरुद्ध प्लाट किया जाता है तो एक वृद्धि वक्र प्राप्त होता है जो चार चरणों को इंगित करता है।
ये होता है टाइम को, नंबर ऑफ सेल्स जिसमें लैग फेज होता है, ठीक है। यहाँ पर होता है स्टेशनरी फेज और ये होता है डेथ फेज, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम जीवाणु वृद्धि के चरण। जब बैक्टीरिया को एक बंद प्रणाली यानी कि बेच कल्चर में संवर्धित किया जाता है, जैसे कि एक टेस्ट ट्यूब, तो उनकी आबादी आमतौर पर इन वृद्धि गतिकी का पालन करती है। लैग फेज इस चरण के दौरान कोशिकाएं नए माध्यम में अनुकूल होती हैं और विभाजित नहीं होती। यह वृद्धि के लिए अनुकूलन और तैयारी की अवधि है। घातीय चरण या लॉक चरण कोशिकाएं द्विखंडन के माध्यम से नियमित रूप से विभाजित होना शुरू कर देती हैं। कोशिकाएं स्थिर दर पर विभाजित होने के कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। स्थिर चरण की बात करें तो पोषक तत्वों की कमी और अपशिष्ट संचय जैसे कारकों के कारण वृद्धि सीमित हो जाता है। कोशिका विभाजन की दर धीमी हो जाती है और गठित नई कोशिकाओं की संख्या मरने वाली कोशिकाओं की संख्या के बराबर होती है। मृत्यु चरण अंततः कोशिकाएं लंबे समय तक पोषक तत्वों की कमी और विषाक्त अपशिष्ट निर्माण के कारण अपनी व्यवहारिकता को खो देते हैं, जिससे जनसंख्या में गिरावट आती है। स्थिर विकास के कारण या स्थिर विकास के चरण के दौरान सूक्ष्म जीव मीडिया में सीमित पोषक तत्वों के कारण भूखमरी से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं और कई चयापचय परिवर्तन से गुजरते हैं। यह इस चरण के दौरान होता है। कई महत्वपूर्ण द्वितीयक मेटाबोलाइट्स जैसे एंटीबायोटिक्स स्त्रावित होते हैं। मृत्यु चरण अंततः कोशिकाएं लंबे समय तक पोषक तत्वों की कमी और विषाक्त अपशिष्ट निर्माण के कारण अपनी व्यवहारता खो देते हैं, जिससे जनसंख्या में गिरावट आती है। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म जीवों के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। सभी जीवित जीवों की तरह सूक्ष्म जीवों को भी विकास के लिए विशिष्ट पोषक तत्वों और पर्यावरणीय परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। जबकि विभिन्न प्रजातियों की अद्वितीय आवश्यकताएं होती हैं, कुछ सामान्य कारक हैं जो सूक्ष्म जीवों के विकास को प्रभावित करते हैं। सामान्य पोषण आवश्यकताएं जिसमें कार्बन स्रोत, कार्बन एक आवश्यक तत्व है जो कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों रूपों में आवश्यक है। सूक्ष्म जीवों को उनके कार्बन स्रोत के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। हेट्रोट्रोप होता है, ऑटोट्रोप होता है। हेट्रोट्रोप वसा, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड और कार्बोहाइड्रेट जैसे कार्बनिक यौगिकों से कार्बन प्राप्त करते हैं। ऑटोट्रोप के अंतर्गत अकार्बनिक कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके कार्बनिक यौगिकों को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। उदाहरण कवक और अधिकांश बैक्टीरिया हेट्रोट्रोप होते हैं, जबकि हरे पौधे ऑटोट्रोप होते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन के स्रोत की बात करें तो नाइट्रोजन स्रोत क्या होता है, तो नाइट्रोजन स्रोत यानी कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का एक घटक होता है। इसे निम्न से प्राप्त किया जा सकता है: अकार्बनिक लवण जैसे नाइट्रेट और अमोनियम लवण। वायुमंडलीय नाइट्रोजन जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया द्वारा उपयोग किया जाता है। कार्बनिक यौगिक जैसे अमीनो एसिड। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग कर सकते हैं। हाइड्रोजन के स्रोत क्या होते हैं, तो हाइड्रोजन कार्बनिक यौगिकों और पानी के लिए आवश्यक होता है। इसमें निम्न से प्राप्त किए जाते हैं: पानी के अणुओं को तोड़ना और आहार में कार्बनिक यौगिक। ऑक्सीजन स्रोत क्या होता है, तो ऑक्सीजन श्वसन के लिए आवश्यक है और कई कार्बनिक अणुओं के घटक होता है। इसे निम्न से प्राप्त किया जा सकता है: वातावरण यानी कि एरोबिक जीवों के लिए और कार्बनिक यौगिक यानी कि वैकल्पिक एनारोबिस के लिए। फास्फोरस के स्रोत, फास्फोरस एक महत्वपूर्ण घटक है जो कि कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड्स एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा भंडारण और स्थानांतरण के लिए आवश्यक होते हैं। न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए होता है। सूक्ष्मजीव फास्फोरस को निम्न से प्राप्त कर सकते हैं: कार्बनिक अणु, अकार्बनिक फॉस्फेट आयन। सल्फर स्रोत कुछ अमीनो एसिड जैसे सिस्टीन और मिथियोन से प्राप्त किया जाता है। इसे निम्न से प्राप्त करते हैं: सल्फेट आयन, सल्फर युक्त अमीनो एसिड जैसे कार्बनिक स्रोत आदि। ट्रेस तत्व क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अभी बताया था माइक्रो और मैक्रो में अंतर। ठीक है। माइक्रो जिसमें विभिन्न एंजाइमेटिक और चयापचय गतिविधियों के लिए आवश्यक होते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं, ट्रेस तत्व कहलाते हैं। सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, मैग्नीज हुआ, कोबाल्ट हुआ। ठीक है। इसमें कापर आ गया, जिंक आ गया, आयरन आ गया, ठीक है, क्लोराइड आ गया। ये क्या होता है, एक अक्षर पोटेशियम अपवाद के रूप में होता है। एक दो अपवाद मिलेंगे, ठीक है। बाकी कन्फर्मेटली 2 और 1 का लॉजिक लगा लीजिएगा। विकास कारक की बात करते हैं। विकास कारक विटामिन और कोफैक्टर कुछ कार्बनिक यौगिक माइक्रोबियल विकास के लिए बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। इनमें शामिल है विटामिन जैसे बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन के एंजाइमेटिक कार्यों के लिए आवश्यक कोएंजाइम कोफैक्टर होते हैं। उदाहरण कोएंजाइम बी 12, कोबालमिन कुछ जीवाणु चयापचय प्रतिक्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। सूक्ष्म जीवों के विकास को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक तापमान होता है। सूक्ष्म जीवों की अलग अलग तापमान प्राथमिकताएं होती हैं। जैसे साइक्रोफिल्स ठंड प्रिय होते हैं, मेसोफिल्स मध्यम तापमान होते हैं, उदाहरण के लिए ई कोली होती हैं, और स्यूडोमोनास साइक्रोफिल्स होता है। थर्मोफिल्स कौन सा होता है, तो बेसिलस होता है। और हाइपर थर्मोफिल्स कौन सा होता है, तो वो होता है थर्मोकोकस।
पीएच स्तर तो पीएच एंजाइम गतिविधि और माइक्रोबियल चयापचय को प्रभावित करते हैं। एसिडोफिल्स होता है, न्यूट्रोफिल्स होता है, अल्कीफिल्स होता है। एसिडोफिल जिन्हें एसिड प्रिय होता है, यानी कि अम्लीय परिस्थितियों में पनपते हैं, 1 से 5 जिनका पीएच होता है, उदाहरण होता है लैक्टोबैसिलस। न्यूट्रोफिल्स तटस्थ यानी कि पीएच 6 से 8 पसंद करते हैं, ई कोली। और अल्कलीफिल्स यानी कि क्षारीय वातावरण पीएच 9 से 11 में पड़ते हैं, जैसे कि बैसिलस अल्काफिल्स। ऑक्सीजन की आवश्यकता यानी कि सहनशीलता के आधार पर सूक्ष्म जीवों को इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अनिवार्य एरोब यानी कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अनिवार्य एनारोबियस यानी ऑक्सीजन की सहन नहीं कर सकते हैं, इन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। क्लोटोस्ट्रेडियम बोटुलिनम। वैकल्पिक एनारोबियस यानी ऑक्सीजन के साथ या बिना ऑक्सीजन के बढ़ सकते हैं, ई कोली। और माइक्रो एरोफिल्स यानी कम ऑक्सीजन स्तर की आवश्यकता होती है, जैसे होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। सूक्ष्म जीवों के विकास को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक तापमान होते हैं। प्रत्येक माइक्रोबियल प्रजाति के पास विकास के लिए एक विशिष्ट तापमान सीमा होती है, जिसे निम्न द्वारा परिभाषित किया जाता है: न्यूनतम तापमान, इष्टतम तापमान, ठीक है, और अधिकतम तापमान। न्यूनतम इसके नीचे चयापचय धीमा हो जाता है और विकास बंद हो जाता है। न्यूनतम तापमान, इष्टतम विकास सबसे तेज होता है और एंजाइमेटिक गतिविधियां सबसे कुशल होती है। अधिक तापमान, इसके आगे प्रोटीन विकृत हो जाता है और जीव मर जाता है। सामान्य तापमान की प्राथमिकता के अधिकांश प्रयोगशाला सूक्ष्म जीव 25 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बढ़ते हैं। कवक 26 से 30 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अच्छा बढ़ता है। मानव शरीर में बैक्टीरिया 37 डिग्री सेल्सियस ई कोली पसंद करते हैं। कुछ साइक्रोलिफिक बैक्टीरिया 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे, जैसे रेफ्रिजरेटर में 4 डिग्री सेल्सियस पर पनपते हैं। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया इष्टतम विकास के लिए 55 से 80 डिग्री सेल्सियस पर आवश्यकता होती है। हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की आवश्यकता। तो ऑक्सीजन एक पर्यावरणीय कारक और एक पोषक तत्व दोनों के रूप में कार्य करता है। ऑक्सीजन एक पर्यावरणीय कारक और एक पोषक तत्व दोनों के रूप में कार्य करता है, हालांकि इसकी आवश्यकता सूक्ष्म जीवों के बीच भिन्न होती है। अनिवार्य एरोब विकास के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अनिवार्य एनारोबियस क्या होता है, तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन में जीवित नहीं रह सकते, वे कार्बनिक यौगिकों से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ऑक्सीजन के लिए उनमें विषैला पदार्थ होता है, जैसे क्लोस्ट्रीडियम बोटोनिलम। वैकल्पिक एनारोबियस में क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ बिना ऑक्सीजन के भी बढ़ सकते हैं, जैसे ई कोली। अभी समझाया था, वही बार बार रिपीट हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की आवश्यकता सभी बैक्टीरिया को CO2 की आवश्यकता होती है, जो अक्सर एक चयापचय उत्पाद के रूप में उत्पन्न होती है। कुछ बैक्टीरिया जिन्हें कैपेनोलोफिल्स कहा जाता है, जो को इष्टतम रूप से बढ़ने के लिए अपने वातावरण में 10 से 20% कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जैसे निसेरिया प्रजाति। पीएच स्तर माइक्रोबियल एंजाइम गतिविधि और चयापचय प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। सामान्य जीवाणु प्राथमिकताएं, अधिकांश बैक्टीरिया तटस्थ से थोड़ा पीएच 7.2 से 7.6 पर सबसे अच्छा बढ़ता है। एसिडोफिलिक बैक्टीरिया अम्लीय 6.0 से 6.5। कवक आमतौर पर एसिडोफिलिक होते हैं, बैक्टीरिया की तुलना में कम पीएच स्तर पर पनपते हैं। परासरणीय दबाव, सूक्ष्म जीव सभी जीवित कोशिकाओं की तरह एक अर्ध पारगम्य प्लाज्मा झिल्ली में रखते हैं, जो उन्हें परासरणीय दबाव में बदलाव के प्रति संवेदनशील बनाती है। यदि सोडियम क्लोराइड सांद्रता का उपयोग परासरणीय दबाव के माप के रूप में किया जाता है, अधिकांश प्रजातियां 0.5 से 0.9% सोडियम क्लोराइड पसंद करती है। कुछ थोड़ी अधिक सांद्रता को सहन कर सकते हैं, जैसे कि हैलोफाइल उच्च नमक वातावरण में पनपते हैं। प्रकाश और विकिरण की बात करें तो सूर्य के प्रकाश या कृत्रिम स्रोतों जैसे कि पारावास्प लैंप से पराबैंगनी यूवी विकिरण जीवाणुनाशक बैक्टीरिया को मारता है, कवकनाशी कवक को मारता है। सूक्ष्म जीवी यानी कि यूवी एक्सपोजर से होने वाले नुकसान से बचने के लिए अंधेरे में सबसे अच्छा बढ़ते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे गामा किरणें, एक्सरे जैसे विकिरण के अन्य रूपों का उपयोग नसबंदी के लिए किया जाता है, क्योंकि वे प्रभावी रूप से रोगाणुओं को मारते हैं। अन्य कारक की बात करें तो ऑक्सीजन की आवश्यकता। ऑक्सीजन सूक्ष्म जीवों के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह कोशिकाओं में एक सार्वभौमिक घटक है और पानी के माध्यम से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। हालांकि प्रोकैरियोट्स आणविक ऑक्सीजन के प्रति विभिन्न प्रतिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, उनके विकास के पैटर्न के निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है। अनिवार्य एरोब क्या होता है, तो इन जीवों के विकास के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वे एरोबिक श्वसन में अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकार करता यानी कि स्वीकर्ता के रूप में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अनिवार्य एनारोबिस, इन जीवों को विकास के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती और उसका उपयोग नहीं करते। ठीक है, वास्तव में ऑक्सीजन उनके लिए विषैला होता है, या तो उन्हें मार देता है या उनके विकास को बाधित कर देता है। वे आमतौर पर किण्वन, एनारोबिक श्वसन, जीवाणु प्रकाश संश्लेषण या मेथनोजेनेसिस द्वारा बढ़ते हैं। वैकल्पिक एनारोबिक क्या होता है, तो वे सूक्ष्मजीव एरोबिक एनारोबिक चयापचय के बीच स्विच कर सकते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वे किण्वन या एनारोबिक श्वसन द्वारा बढ़ते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में वे एरोबिक श्वसन में बदल जाते हैं।
एरोटोलरेंट एनारोबिसिस। इन जीवाणुओं को एक एनारोबिक किण्वन चयापचय होता है, लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति के प्रति उदासीन होते हुए ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना ऑक्सीजन के किण्वन द्वारा बढ़ सकते हैं। पीएच और माइक्रोबियल विकास पर प्रभाव। प्राकृतिक वातावरण का पीएच यानी कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता H प्लस काफी भिन्न होती है, जो सबसे अम्लीय मिट्टी में लगभग 0.5 से लेकर सबसे क्षारीय झीलों में लगभग 10.5 तक होता है। अधिकांश स्वतंत्र जीवित प्रोकैरियोट्स लगभग 3 पीएच इकाइयों की सीमा में बढ़ सकते हैं, जो H प्लस में लगभग 1000 गुना परिवर्तन के अनुरूप है। पीएच के संबंध में सूक्ष्म जीवों के विकास को 3 कार्डिनल बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है। न्यूनतम पीएच जिसके नीचे जीव नहीं बढ़ सकता, इष्टतम पीएच जिस पर जीव सबसे अधिक अच्छा बढ़ता है, और अधिकतम पीएच जिस पर जीव ऊपर नहीं बढ़ सकता। पीएच प्राथमिकताओं के आधार पर सूक्ष्म जीवों की श्रेणियां होती हैं। एसिडोफिल्स होता है, न्यूट्रोफिल्स होता है, अल्किलीफिल्स होता है। एसिडोफिल्स क्या होता है, तो जो अम्ल में अम्लीय वातावरण में पनपते हैं। न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, जीव जो तटस्थ पीएच परिस्थिति लगभग पीएच 7 में सबसे अच्छा बढ़ते हैं। और एल्कीफिल्स जो जीव क्षारीय परिस्थिति में पनपते हैं, जिनका इष्टतम पीएच तटस्थ से ऊपर होता है। अब हम बात करते हैं तापमान और इसका माइक्रोबियल विकास पर प्रभाव। तो सूक्ष्म जीव बहुत कम तापमान से लेकर अत्यधिक गर्मी तक तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला में बढ़ने में सक्षम होते हैं। कुछ जीव 20 डिग्री या -20 डिग्री सेल्सियस जितने कम पानी के सुपर कूल्ड समाधानों में भी पनप सकते हैं। कई जीवन रूप अंटार्कटिक के बर्फीले पानी में और घरेलू रेफ्रिजरेटर में पनपते हैं, जहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के पास होता है। तापमान प्राथमिकता का आधार पर सूक्ष्म जीवों के प्रकार मेसोफिल्स होता है, थर्मोफिल्स होता है, चरम थर्मोफिल्स होता है, साइक्रोफिल्स होता है और साइटोट्रोप होता है। मेसोफिल्स तो इन जीवों का इष्टतम विकास तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के पास होता है, जो गर्म रक्त वाले जानवरों का शरीर का तापमान होता है। मेसोफिल्स आमतौर पर मानव शरीर जैसे वातावरण में पाया जाता है। थर्मोफिल्स लगभग 45 डिग्री सेल्सियस और 70 डिग्री सेल्सियस बीच तापमान पर सबसे अच्छा बढ़ते हैं। ये जीव गर्म वातावरण के अनुकूल होते हैं। चरम थर्मोफिल्स यानी कि हाइपरथर्मोफिल्स कुछ आर्क या अत्यधिक उच्च तापमान पर पनप सकते हैं। इष्टतम विकास 80 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक पर होता है और अधिकतम तापमान 115 डिग्री सेल्सियस जितना अधिक होता है। साइक्रोपिल्स ठंड प्रिय जीव साइक्रोपिल्स 0 डिग्री सेल्सियस जितना कम तापमान पर बढ़ने में सक्षम होते हैं। उनका इष्टतम विकास तापमान आमतौर पर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। साइक्रोपिल्स ध्रुवीय क्षेत्रों में और गहरे महासागरों जैसे ठंडे वातावरण में पाया जाता है। साइक्रोट्रोफ क्या होता है, तो साइक्रोफिल्स का एक प्रकार साइटोट्रोफ 0 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ सकते हैं, लेकिन मेसोफाइल सीमा में इष्टतम विकास तापमान रखते हैं, जो कमरे के तापमान का 25 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। ये जीव अक्सर रेफ्रिजरेटेड वातावरण में खाद्य पदार्थों के खराब होने का कारण है। ठीक है, ये हमारा रहा पहला टॉपिक यूनिट 2 का एमपीपीएससी एफएसओ के कोर्स